हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और सब्जेक्ट चल रहा है केमिस्ट्री का। और इस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में टॉपिक जो हम लगातार देख रहे हैं वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। और आज अंतिम भाग है और वो हम देखेंगे मेटलॉइड पर। उप धातु की चर्चा करेंगे, मेटलॉइड की चर्चा करेंगे और आज होगा अंतिम भाग, अंतिम पार्ट और ये 5वां पार्ट। ठीक है, तो चलिए फिर चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेटल देख चुके हैं, नॉन मेटल भी देख चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम ख़त्म कर देंगे मेटलॉइड की। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम यदि बातें करें किसकी भाई, उप धातु। हम किसकी चर्चा करेंगे, उप धातु। और उप धातु में उप धातु जिसे क्या कहा जाता है भाई इंग्लिश में, मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स, उप धातु। चलिए, अब उप धातु के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं परिभाषा। ठीक है, क्या है परिभाषा। और परिभाषा में जैसे हम धातु की परिभाषा देखिए, अधातु की परिभाषा देखिए, उसी प्रकार यहाँ पर अरे यार देख लेते हैं परिभाषा किसका, आपके उप धातु का। ठीक है, तो उप धातु किसे कहा जाता है, जब वह तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों की तरह बिहेव करता है, दोनों के गुण रखते हैं, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, उप धातु कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में उप धातु को, ठीक है, जब धातु अधातु दोनों के समान गुण रखते हैं, इसी कारण उसको दोनों के मध्य रखा गया है। हम उस देखेंगे, पीरियोडिक टेबल देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको कैसे लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में, कि वे तत्व या वह तत्व, वह तत्व जो धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं, अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं या रखते हैं। ठीक है, वह तत्व जो धातु एवं अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं या गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं, उप धातु कहलाते हैं। सिंपल सी बातें हैं, उप धातु कहलाते हैं, पहली बात तो ये इनकी परिभाषा हो गई। चलिए, इनको क्या किया गया है, दोनों के गुण प्रदर्शित करने के कारण इनको मध्य में रखा गया है। कहने का मतलब धातु एवं अधातु के गुण रखने के कारण उप धातु को दोनों के मध्य रखा गया है। दोनों के मध्य, दोनों मतलब धातु अधातु के मध्य में रखा गया है। मध्य में क्या किया गया है, रखा गया है। जैसे कि कौन कौन से है भाई, अगर हम बात करें तो उप धातु कौन के, उप धातु की संख्या, हाँ ये भी मैंने बता दो, उप धातु की जो संख्या है वो कितनी है, उप धातु की संख्या कितनी है, टोटल संख्या 7 है। टोटल संख्या कितनी है, 7 है, टोटल संख्या 7 है। ठीक है, जैसे बोरॉन, क्या है भाई, बोरॉन आपका
सिलिकॉन, आपका जर्मेनियम, आपका आर्सेनिक, आपका एंटीमनी, ठीक है, आपका ट्यूरेरियम, ठीक है, ट्यूरेरियम और आपका पोलेनियम पीओ। तो कितने हो गए? 7 हो गए। देख सकते हैं ये पूरे कितने हो गए भाई? धातुओं की कुल जो उप धातु की कुल संख्या कितनी है? C1 है, 7 है। कितनी है? देख सकते हैं 7 है, ठीक है। तो आपका बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ठीक है, एंटीमनी है, ट्यूरेरियम है, पोलेनियम है। ये कितने हो गए? 7। 7 क्या है? आपके उपधातु हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के क्या हाल है। पीरियोडिक टेबल में इनकी अगर चर्चा करें तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर पूरा दिखाई दे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर इसको हटाता हूँ। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, रेड कलर ही ले लेता हूँ, ये पूरा, ठीक है। ये क्या है भाई? ये क्या है? सीढ़ीनुमा संरचना बन रही है ना, इधर से देखिए तो सीढ़ी ऐसी ही रहता है। जो सीढ़ीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा सीढ़ीनुमा संरचना जो और दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है? वो पूरा के पूरे क्या है भाई? उप धातु है। ठीक है, तो ये आपका बोरॉन है, ये सिलिकॉन है, ये जर्मनी है, ये आपका आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है और ये ट्यूरेरियम है, पोलोनियम है। ये कितने हो गए? 5। चलिए अब आवर्त सारणी में देखते हैं कि किस वर्ग में रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया है। तो आवर्त सारणी में उपधातु का स्थान अगर देखें, आवर्त सारणी में उपधातु का स्थान तो देखिए पहले क्या है? आपका बोरॉन है। क्या लिखा गया है? पहले इसको मैं बना लेता हूं। पहले यहां पर ये बोरॉन है, फिर बोरान के नीचे एक और डिब्बा मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये आपका क्या है? सिलिकॉन। फिर नीचे है आपका जर्मेनियम, क्या है? आपका जर्मेनियम, और जर्मेनियम के बगल में है आपका क्या है? आर्सेनिक। आर्सेनिक के नीचे है क्या है भाई? एंटीमनी। क्या है? एंटीमनी। और इसको एस बी से डिनोट करते हैं। एंटीमनी ए एन नहीं है भाई, एंटीमनी क्या है? एस बी है ना, एस, अरे बन जा भाई, क्या है? एस बी, एस बी। फिर आपके बगल में यह है ट्यूरेनियम, टी ई है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए पोलेनियम है। नीचे आएंगे तो क्या है? पोलेनियम है। क्या है? पोलेनियम। अगर इसके देखिए हम बात किए थे, इधर जाएंगे तो क्या होता है? ये क्या है भाई? ये आवर्त है। ये क्या कहलाता है? इधर जाएंगे तो क्या है? आवर्त है। आवर्त में विभाजित किया गया है। और इधर नीचे आएंगे, ठीक है, इधर आएंगे तो ये क्या कहलाता है? आपका वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो वर्ग नंबर अगर बात करें तो कौन से वर्ग में रखा गया है? एक तो 13वां वर्ग, 14वें वर्ग, 15 वर्ग, 13 वर्ग, 14 वर्ग
और ये 15 वर्ग और ये 16 वर्ग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे ही बेटर रहेगा। 13 वर्ग, ये 14 वर्ग, ये 15 वर्ग और ये 16 वर्ग। ठीक है, ये 15वें वर्ग और ये 16 वर्ग, 16वां वर्ग। ये क्या है, सभी वर्ग हैं। आवर्त की बात करें तो कौन कौन से आवर्त में रखा गया है? ये आपका कौन सा आवर्त है? सेकंड आवर्त। ठीक है, क्या है? सेकंड आवर्त, सेकंड ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से मैं बना देता हूँ सेकंड। ठीक है, ये थर्ड आवर्त में रखे गए हैं कुछ कुछ। किस आवर्त में? थर्ड आवर्त में। ये आपका फोर्थ आवर्त है, ये आपका फिफ्थ आवर्त है और आपका सिक्स आवर्त है। क्या है? सिक्स आवर्त। ठीक है, तो देखिए अगर हम एक एक करके हम बात करें, हम एक एक करके बात करें तो बोरॉन की हम बात करें। सबसे पहले अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का क्या है? सेकंड आवर्त, सेकंड आवर्त और वर्ग की बात करें तो 13वें वर्ग में रखा गया है। 13 वर्ग, 13 वर्ग एवं सेकंड आवर्त। 13 वर्ग और सेकंड आवर में किसको रखा गया है भाई साहब? आपका बोरान उपस्थित है। वहीं पर अगर दूसरे नंबर की हम बातें करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन को कितने, कौन से वर्ग में रखा, आवर्त में रखा गया है? थर्ड आवर्त। देख सकते हैं थर्ड आवर्त एवं कौन से 14वें वर्ग में किसको रखा गया है? सिलिकॉन को रखा गया है। ठीक है, क्लियर है चीजें। अगर हम बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम को, इसको भी किस में रखा गया? 3 आवर्त में। ठीक है, सॉरी चौथे आवर्त में। किस में रखा गया है? चौथे आवर्त में। चौथे आवर्त में। और इसका वर्ग कौन सा है? 14वां वर्ग है। कौन सा? 14 वर्ग और चौथे आवर्त में क्या रखा गया है? जर्मेनियम को रखा गया है। मैं फिर से दिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल। अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं, किसकी बात करूं? आर्सेनिक की बात करूं, तो इसको रखा गया है किसमें भाई? चौथा आवर्त और 15वें वर्ग। किसमें रखा गया है? 15वें वर्ग। अगर मैं बात करूं थ्योरियम की, टीई की, तो टीई को रखा गया है किसमें? 5वें जो है आवर्त और 16वां वर्ग। ठीक है, क्या है? 16वां वर्ग में रखा गया है। और लास्ट जो बच जाते हैं वो क्या है? पोलोनियम। क्या बच जाते हैं भाई? पोलोनियम। क्या है? मैं इधर बना देता हूं, ये है पोलोनियम। पोलोनियम को रखा गया है किसमें? छठा आवर्त और 16वां वर्ग। क्या है? 16वां वर्ग। तो आपका ये हो गया कौन सा है? ये पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर की हम बात की, ये तीसरे नंबर, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। ठीक है, अंतिम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये 13 वर्ग है, ये 14वां वर्ग है, ये 15 वर्ग है, ये 16 वर्ग है। ये कौन सा आवर्त है भाई? ठीक है, ये सेकंड आवर्त है, ये थर्ड आवर्त है, ये फोर्थ आवर्त है, ये फिफ्थ आवर्त है, सिक्स आवर्त है। ठीक है, तो उसको मैं वहाँ वैसी बनाया हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? जितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सभी क्या है? उप धातु है। तो पहले तो हम उसके परिभाषा देख लिए, फिर
फिर हम देख लिए कि कितने हैं 7 हैं, और वो 7 आवर्त सारणी में कहाँ कहाँ रखे गए हैं वो पूरा हम देख लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जब बात करेंगे किसकी भाई, उसके बाद हम जब बात करेंगे किसकी, कि एक एक करके, जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलुरियम है और पोलोनियम, एक एक करके हम बात करेंगे कि उनका परमाणु क्रमांक क्या है, उनका परमाणु द्रव्यमान क्या है, उनका किस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं, फिजिकली रूप से, केमिकली रूप से किस प्रकार से उनका व्यवहार है, प्रकृति में कौन कहाँ पर और किस स्थान पर और कितना ज़्यादा और कितना कम पाया जाता है, और साथ ही साथ इनका यूजेस, अलग अलग स्थानों में इनका उपयोग, यूजेस क्या क्या है वो हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोरॉन की बात करेंगे, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम, सब की के करके हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये ख़त्म हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा जो चल रहा था हमारा सेशन, धातु, अधातु, उपधातु, ये पूरा प्रॉपर फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोरॉन की। चलिए, बोरॉन जिसे प्रेजेंट करते हैं किसे भाई, बी से। चलिए कुछ कुछ बातें हैं इनकी खोज को लेकर चर्चा हम कर लेते हैं। पहले खोज किन्होंने किया है, बोरॉन की खोज किन्होंने किया है, तो जोसेफ लुइस गेसुसाल। ठीक है, नाम क्या है भाई, अजब गजब नाम है, जोसेफ लुइस गेलुसाक, एवं एक और व्यक्ति है लुइस जैकस थेनॉट, लुइस जैकस थेनॉट। ये दो वैज्ञानिक हैं, ये दो वैज्ञानिकों ने, ठीक है, सन 1818 में किसकी खोज की थी, बोरॉन की खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी, बोरॉन की खोज की थी। पहली बात है। दूसरी बात इसकी खोज को लेकर हो गई परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक कितना है और परमाणु द्रव्यमान कितना है। चलिए, तो क्या आता है, पहले हाइड्रोजन आता है पहला, फिर हीलियम आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन आता है। कहने का मतलब कौन से नंबर का है, परमाणु क्रमांक 5 है, और परमाणु द्रव्यमान कितना है भाई, जस्ट लगभग डबल रहता है। मैंने बताया था परमाणु क्रमांक जो है जस्ट डबल रहता है। ठीक है, अब वो क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। तो 10.81 इसका परमाणु द्रव्यमान, और इसको लिखते कैसे हैं, बी, इधर नीचे 5 लिख देते हैं, इधर लिखते हैं 10.81। तो ये इसका क्या है भाई, ये इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में भी डिनोट किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं या गुण देख लेते हैं। ठीक है, किस पर हम चर्चा करें अब, इसकी गुण या प्रॉपर्टी, इसकी गुण या इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, कौन कौन से गुण है, कौन कौन से प्रॉपर्टी है। तो यदि बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर में इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये काले रंग के होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में रंग कैसा है, काले रंग के। बोरॉन का कलर क्या है, काले रंग के। ठीक है, काले रंग के, रवेदार होते हैं।
पहली बात है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। तीसरी प्रॉपर्टी विद्युत का सुचालक ये होते हैं। विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। साथ ही साथ विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी होते हैं। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं हटा देता हूँ अपना पिक्चर, ठीक है। चलिए, ठीक है, दिख गए आपको? चलिए, तो ये है इनके विद्युत रोधी, विद्युत का सुचालक, चमकीला, काले रवेदार, ठीक है। ये इनकी क्या है? प्रॉपर्टीज है, इनकी खासियत है। साथ ही साथ ये क्या किया जाता है? भूपर पट्टी में, यहाँ 5वां मैं लिख देता हूँ, भूपर पट्टी में, ठीक है। भूपर पट्टी में जो इनकी प्रतिशत होती है वो 0.001% क्या पाया जाता है? भूपर पट्टी में इनको देखने को मिलती है, ठीक है। 0.001% क्या पाया जाता है? भूपर पट्टी में ये देखने को मिलती है। तो बोरॉन के ये कुछ यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इनके कुछ परिचय, इसको मैं बना देता हूँ, इसका परिचय, ये इनका गुण, और नेक्स्ट हम देखेंगे इनका उपयोग। क्या है? बोरान के उपयोग, किस किस स्थान पर क्या क्या उपयोग देखने को मिलती है वो हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट उपयोग कहाँ देखने को मिलता है? फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने में। क्या है भाई? फाइबर ग्लास को क्या बनाने में? विद्युत रोधी बनाने में। ठीक है, पहली बात है। दूसरा, इसका उपयोग इस्पात की कठोरता बढ़ाने के लिए, इस्पात की कठोरता बढ़ाने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। बहुलक के रूप में, बहुलक हम पढ़ेंगे ना, बहुलक के रूप में। साथ ही चीनी मिट्टी बर्तन बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, एंटीसेप्टिक दवाई के रूप में, ठीक है। एंटीसेप्टिक समझते हैं, जो कट जाता है, जैसे आपका जो बोरोप्लस को हम बोलते हैं ना एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो वो एंटीसेप्टिक दवाओं के रूप में भी यूज़ किया जाता है, के रूप में, ठीक है। तो जहाँ पर कट जाते हैं, जल जाते हैं, तो वो जहाँ पर वो दवाई लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक दवाई के रूप में। तो ये 4-5 क्या है भाई? बोरॉन के उपयोग हैं। देख सकते हैं, फाइबर ग्लास के को क्या बनाने के लिए? विद्युत रोधी बनाने के लिए, इस्पात की कठोरता बढ़ाने के लिए, बहुलक के रूप में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की, और एंटीसेप्टिक दवाइयों के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पहला था, फर्स्ट था, बोरान के परिचय देख लिए थे, बोरान के गुण देख लिए थे, ठीक है। फिर बोरान के उपयोग देख लिए। तो इसी प्रकार आप सभी जितने भी है 6 जो बाकी रह गए उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते दूसरे नंबर पर हम देखते हैं सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन या जिसे हम SI से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ परिचय के रूप में, इनकी क्या क्या बातें हैं तो वो बात करते हो। तो सबसे फर्स्ट इनकी खोज को लेकर बातें करेंगे कि खोज किसने किया था। जैसे हमने बोरॉन पे की थी, तो खोज किया था भाई साहब जोन्स जैकब बर्लियस ने। किसने किया था? जोन्स जैकब बर्जिलियस। ठीक है, जोन्स जैकब बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह कब किया था? 1824 में क्या किया था, इसकी खोज की थी। पहली बातें। दूसरी बातें, इनका यदि हम परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की बात करें, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 14 होता है, और द्रव्यमान लगभग डबल होता है, मैंने कहा था। ठीक है, 28.85 कह सकते हैं, 85। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? SI फिर 14, फिर ये SI सिलिकॉन। ठीक है, क्या है? सिलिकॉन 14 और ये 28.85। तो ऐसे इसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, गुण या प्रॉपर्टी। तो गुण क्या होते हैं? ये ठोस, ठीक है, रवेदार, ठोस एवं भंगुर होते हैं। एवं क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। ठीक है, रवेदार, ठोस और भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब अगर इसको पीटा जाएगा, ठोका जाएगा, तो ये पूरे से, ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा, चकनाचूर जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? भंगुर होते हैं। ये धातु की तरह नहीं कि आघातवर्धनी हो या तन्यता हो। ठीक है, तो ये रवेदार, ठोस और क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। चलिए दूसरी बातें, ये इसकी बातें करो तो भूपर पट्टी में, ठीक है, की मात्रा 28% है। भूपर पट्टी में मात्रा कितनी है? कुल भाग का 28%। भूपर पट्टी में इसकी मात्रा, ठीक है, पाया जाता है कुल भाग का 28%। ठीक है, क्या है? सॉरी, मैंने क्या कहा? कुल भार का 28%। और ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के बाद, O2 के बाद सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। कहती है, पाई जाती है। चलिए, इनके कुछ गुण देख लिए, अब इनके कुछ उपयोग देखते हैं। क्या देखते हैं? उपयोग। क्या भाई? उपयोग या यूजेस। तो इनके क्या क्या उपयोग है? एक तो पहली बातें,
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्धचालक के रूप में, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, अर्धचालक पढ़ते हैं ना भी, तो वही अर्धचालक के रूप में क्या किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का यूज़ किया जाता है। हालांकि अभी सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो इसका उपयोग क्या है, अर्धचालक के रूप में। किसके रूप में, अर्धचालक के रूप में, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के रूप में। ठीक है, ट्रांजिस्टर के रूप में। ठीक है, क्या है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में यही कंप्यूटर चिप में जो लगा रहता है। ठीक है, कंप्यूटर चिप में जो लगा रहता है, ठीक है, तो वो इसी जो है किसका रहता है, आपका सिलिकॉन करता है। सोलर सेल के निर्माण में, कंप्यूटर चिप के निर्माण में, सोलर सेल के निर्माण में, सोलर सेल के निर्माण में क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन, ईंट और आपके भवन निर्माण में, मिट्टी के बर्तन, ईंट, ईंटों एवं भवन निर्माण में, ठीक है, क्या किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अर्धचालक के रूप में, ट्रांजिस्टर के निर्माण में, कंप्यूटर चिप के निर्माण में, सोलर सेल के निर्माण में, मिट्टी के बर्तन बनाने, ईंट बनाने और आपके भवन बनाने के निर्माण में क्या किया जाता है, इसका यूज़ आता है। क्लियर है बातें? चलिए चलिए, तो जैसे हमने सिलिकॉन का देखा है, उसके बाद हम देखेंगे जर्मेनियम। किसका? जर्मेनियम। थर्ड नंबर में हम बात करेंगे जर्मेनियम। और जर्मेनियम जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके क्या क्या बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहली बातें इसके परिचय को लेकर थोड़ा थोड़ा परिचय देख लेते। तो इसको सबसे पहले खोज को लेकर बातें हैं, ठीक है। खोज किसने किया था? मेंडलीफ। चलिए यहाँ पर कुछ बातें हैं, देखिए खोज की थी क्लीमेंस विक्लर, ठीक है। देखिए खोज पर क्या बातें हुई थी कि भाई साहब जो मेंडलीफ साहब हैं, ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखे हैं और मेंडलीफ की आवर्त सारणी हम पढ़े हैं, ठीक है। इनके क्या पढ़े हैं? आवर्त सारणी हम पढ़े, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़े, मोस्ले की आवर्त सारणी पढ़े। तो मेंडलीफ भाई साहब ने क्या किया था? द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से वो आवर्त सारणी बनाए थे और साथ ही साथ उन्होंने जगह दी थी, कुछ नए तत्वों के लिए जगह दिया था, समझिएगा। उन्होंने मेंडलीफ ने क्या किया था? नए तत्वों के लिए जगह दिया था और नए तत्वों की जगह देकर उन्होंने कहा था कि भविष्यवाणी की थी, भविष्य में क्या की थी? भविष्यवाणी की थी कि भाई साहब कोई ना कोई तत्व आएगा। किसके लिए? तत्वों के लिए भविष्यवाणी की थी कि कोई ना कोई तत्व आएगा, उसके लिए स्थान हम बरकरार रखेंगे।
तो आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने, ठीक है, तत्व जो भी आएंगे भविष्य में उसके लिए भविष्यवाणी करके ये स्थान सुरक्षित रखा गया था। और बाद में पता चला कि क्लीमेंस विंस्टन नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक तत्व की खोज की थी, एक तत्व की खोज की थी, और उस तत्व का जो नाम है वो आर्गीरोडाइस था। क्या था? उस तत्व का नाम है आर्गीरोडाइट, उस तत्व का नाम था। फिर इस तत्व का नाम बाद में चेंज कर दिया गया। इसकी खोज, मैंने क्या कहा, खोज 1886 में की गई थी और 1869 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। किन्होंने? मेंडलीफ ने। 1886 में खोज हुई थी और खोज जिस तत्व का खोज हुआ था उसका नाम था आर्गीरोडाइस। लेकिन बाद में इस तत्व का क्या हुआ? नामकरण किया गया, नाम चेंज, नाम क्या बदल दिया, और नाम बदल कर क्या रखा गया? जर्मेनियम रखा गया, जर्मेनियम। और जर्मेनियम क्यों रखा गया? क्योंकि इन्होंने जर्मनी के जो वैज्ञानिक है ये, ठीक है, तो वो जर्मनी नामक स्थान के कारण, जर्मनी देश के नाम पर क्या रखा गया? ठीक है, ये जर्मेनियम रखा गया, ठीक है, इसका नाम, क्योंकि ये जर्मनी से बिलोंग करते थे और इन्होंने खोज की थी क्लीमेंस विंस्टन ने। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। मैंने क्या कहा? क्लीमेन-विकलर ने इनके क्या किया था? खोज किया था 1886 में। लेकिन उसके पहले मेंडलीफ ने ये भविष्यवाणी की थी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी हम देखे थे और तत्वों के लिए वो स्थान बरकरार रखे थे। ठीक है, और उनमें से एक तत्व था जर्मेनियम और उसका जो तत्व खोजे गए थे वो क्या था? आर्गीरोडाइट। लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया, बदल कर जर्मेनियम रखा गया, जर्मनी देश के नाम पर इसको रखा गया। ठीक है, तो ये बातें क्लियर है। चलिए इनकी अब प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं, इनके गुण देख लेते हैं। किनके भाई? इनके गुण देख लेते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं इनके? तो ये कठोर लाइन में ही लिख देता हूं, कठोर, मटमैली, ठीक है, मटमैली श्वेत, मटमैली श्वेत, चमकदार, कठोर मटमैली से चमकदार एवं भंगुर, एवं क्या है? भंगुर होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? कठोर, मटमैली, श्वेत, चमकदार एवं क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ और खोज के परिप्रेक्ष्य में बात की, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान। देखिए परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु क्रमांक कितना है भाई? इसका जस्ट 1 मिनट, ये गलत है। चलिए तभी तो बोलो। ठीक है, चलिए हाँ, परमाणु क्रमांक 32 और इसका द्रव्यमान 72.64। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? GE 32 और 72.64। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं।
चलिए ये इसके क्या है, गुण है। उपयोग देख लेते हैं, इनके क्या क्या उपयोग है। तो क्या क्या उपयोग है भाई, एक तो उपयोग है इसका उपयोग, इसका भी अर्धचालक के रूप में, अर्धचालक के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर के रूप में। वाइड एंगल कैमरा लेंस के लिए, ठीक है, क्या है, वाइड एंगल कैमरा लेंस में इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी के लेंस निर्माण में, क्या है, सूक्ष्मदर्शी के लेंस निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, लेंस के निर्माण में उसको उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये इनके क्या है भाई, ये इनके उपयोग है। क्लियर है बातें। तो ये हो गए आपके, कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद हम देखेंगे चौथे नंबर की हम बातें करेंगे। चौथा है आपके आर्सेनिक के। आर्सेनिक, या जिसे हम लिखते हैं AS से, चलिए इसकी बातें करेंगे। तो आर्सेनिक, चलिए इसके कुछ परिचय देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 33, परमाणु द्रव्यमान कितना है भाई साहब, जस्ट डबल होता है, मैंने कहा लगभग जस्ट डबल, तो 74.92। और इसको हम कैसे लिखते हैं, AS 33 74.92। इसको इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए इसकी बात करें तो प्रकृति में पाया जाता है। ये क्या जाता है, ये प्रकृति में प्रदत्त है, प्रकृति में क्या किया जाता है, पाया जाता है। जैसे कि आपके भूमि में पाए जाएंगे, जल में, वायु में, ठीक है, वनस्पति चट्टान, वनस्पति चट्टान, ज्वालामुखी उद्गार आदि में ये मिलते हैं। किस मिलते हैं, ज्वालामुखी उद्गार आदि में ये क्या देखने को मिलते हैं इस, ठीक है, मैंने क्या कहा, ज्वालामुखी उद्गार। अरे यार, चलिए देखिए, आर्सेनिक के अपरूप भी होते हैं। आर्सेनिक के अगर अपरूप की बात करें, या जिसको अपर रूप कहते हैं, अपरूप या अपर रूप, अपर रूप समझते ना, मैं पिछले क्लास में बताया था अपर रूप क्या होता है।
ठीक है। ऐसे जो भौतिक गुण समान होते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपरूप। अपरूप 3 होते हैं। एक कहलाता है काला आर्सेनिक, काला आर्सेनिक, मैं लिख देता हूँ काला एस मतलब काला आर्सेनिक। दूसरा पीला आर्सेनिक या जिसे पीला एस लिख देता हूँ। और तीसरा है जो है भूरा या धूसर आर्सेनिक, भूरा एस, भूरा आर्सेनिक, ठीक है। तो 3 प्रकार के ये क्या पाए जाते हैं, इनके अपरूप पाए जाते हैं। देखिए एक मिनट है, चलिए ये जो देखिए अगर हम बात करते हैं ये सब पाया जाता है जब ये वनस्पति में पाया जाएगा, जल में पाया जाएगा, वायु में पाया जाता है, खासकर जल में, ठीक है। अगर जल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जल में अगर इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आर्सेनिक की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो ये क्या है, शरीर के लिए घातक होती है। शरीर के लिए क्या होता है भाई साहब, घातक सिद्ध होता है, ठीक है। क्या होता है, घातक होता है। और घातक क्या क्या कर सकते हैं, ये मस्तिष्क जो है, नर्वस सिस्टम है, क्या है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को क्षय पहुंचा सकते हैं। आपके श्वसन तंत्र में बाधा डाल सकते हैं, श्वसन तंत्र में क्षय पहुंचा सकते हैं। यकृत में, आपके वृक्क में, ठीक है, किडनी में, कहने का मतलब है यकृत मीन्स लीवर, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, और तंत्रिका मतलब आपका नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम या जिसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये सभी के लिए क्या होता है, घातक होता है। जब आर्सेनिक की मात्रा जल में अत्यधिक बढ़ जाती है, ठीक है, अत्यधिक बढ़ जाती, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, घातक होता है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य में क्या क्या प्रभाव, किसको प्रभावित करता है, प्रभावित करता है आपके तंत्रिका तंत्र को, जो है आपके नर्वस सिस्टम को, कहने का मतलब है श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कहने का मतलब यकृत को, या जिसको कहा जाता है आपका जो है लीवर, विक, या जिसे कहा जाता है किडनी, या अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सभी को क्या करता है, प्रभावित करता है आर्सेनिक, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाने पर ये क्या है, खतरनाक भी है, बहुत ज़्यादा हो जाने पर ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये हम देख लिए। चलिए अब बात करते हैं इनके यूजेस पर, चलते हैं इनके उपयोग देख लेते हैं। क्या देख लें, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर इसका किया जाता है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं इसके कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है भाई साहब। किसका होते हैं, एक तो कीटनाशक के रूप में, साथ ही साथ काष्ठ परिरक्षक के रूप में, काष्ठ परिरक्षक कहने का मतलब प्रिजर्व करना, परिरक्षक, ठीक है, क्या करना, प्रिजर्व करना, मतलब उसको सड़ने वाले, या फिर जो बोलते हैं ना घूना खाना, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में घूना खाते तो, ठीक है, तो खटिया के, ठीक है, खटिया घूना खाते बोलते हैं ना, वैसे टाइप का। तो ये जो है जो परिरक्षक होते हैं, ठीक है, कहने का मतलब रक्षा करते हैं कि घूना खाना वगैरह जो भी है खराब ना हो, लकड़ी खराब ना हो, उसके लिए एक जो है उसको उपयोग किया जाता है किसमें, ठीक है, आर्सेनिक का। चलिए, साथ ही साथ सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम की जो मात्रा है, की मात्रा से क्या बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। क्या है, ट्रांजिस्टर का निर्माण
इनसे करते हैं। ठीक है, घड़ियों में, ठीक है, कैलकुलेटर्स में आदि में क्या किया जाता है, इस आर्सेनिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए, अब बच गए एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, तीनों को हम देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद 2 मिनट का ब्रेक है, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, 2 मिनट के ब्रेक के बाद आप लोगों का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। आगे बढ़ाते हैं क्लास को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। ये हो गया आपके 4 नंबर की बातें हो गई। हम बात करेंगे 5वें, 6ठे, 7वें। ठीक है, 3 जो बच गए हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, 5th नंबर में हम देखेंगे एंटीमनी। क्या है? एंटीमनी। एंटीमनी, या जिसे हम एस बी से डिनोट करते हैं भाई। देखिए, इसकी अगर हम परिचय पर चले तो क्या क्या है इनके अंदर, तो इनका परमाणु क्रमांक कितना है वो जान ले। इनका परमाणु द्रव्यमान कितना है वो जान लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक है 51 और द्रव्यमान है 12176। इसको हम लिखते हैं 51 12176। ठीक है, तो ये है, इनको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। चलिए, इनके बारे में कहा जाता है, इनके 2 समस्थानिक हैं। 2 क्या है? 2 समस्थानिक हैं।
समस्थानिक है। समस्थानिक दो है, एक कहलाता है आपका एंटीमनी 1 और एक है एंटीमनी 1 2 3। 121 और 123 इनके क्या है, समस्थानिक है, ये याद रखिए। ठीक है, ये मटमैले रंग का धात्विक चमक रखने वाला ठोस उपधात्विक तत्व है। धात्विक चमक रखने वाला क्या है, ठोस उपधात्विक तत्व है। ठोस उपधात्विक क्या है, तत्व है। तो इसकी बात ये हो गई। ठीक है, उनके परिचय देख लिए। परमाणु क्रमांक 51, परमाणु द्रव्यमान 121.76। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समस्थानिक 2 है, मटमैले रंग का धात्विक चमक रखने वाला जो है क्या है, ये उपधात्विक तत्व है। अब इनकी उपयोग पर हम आते हैं। ठीक है, इनका जो है उपयोग कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो उपयोग है आपके अग्निरोधक के रूप में, फायर रेसिस्टेंस के रूप में, अग्निरोधक के रूप में, साथ ही साथ इसका उपयोग किया जाता है कपड़ों एवं खिलौनों में, वायुयान एवं कारों की सीटों बनाने के लिए। ठीक है, कारों की कवर्स बनाने के लिए, कवर्स बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। सुरमा निर्माण में, सुरमा समझते हैं ना, सुरमा निर्माण में इनको उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में, चलिए अर्धचालक के रूप में भी कर सकते हैं। अर्धचालकों के, ठीक है, निर्माण में भी करते हैं। तो ये 5-6 क्या है, इनके उपयोग है किसके भाई, आपके एंटीमनी के। ठीक है, चलिए अब जो बच जाते हैं टेल्यूरियम, उसको भी हम फिनिश कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, कितने नंबर का हो गया, 5 हो गया क्या, हाँ 6ठा नंबर है आपका टेल्यूरियम। और टेल्यूरियम जिसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, TE से। चलिए इनका परिचय देख लेते हैं। तो खोज के परिप्रेक्ष्य में बातें कर ले। खोज किसने किया था, तो फ्रेंच जोसेफ मुलर वॉन रिचेटिन
ठीक है, बहुत लंबा नाम है, ठीक है। खोज किया था आपका फ्रेंच जोसेफ मूलर वॉन रिचेंस्टीन, इन्होंने भाई साहब ने किया था 1782 में। लेकिन नामकरण, इसका नामकरण कोई और ने किया था, मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोक। किसने? मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ, इन्होंने क्या किया था? इनका नामकरण किया था। चलिए, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है भाई? इसका 52 और परमाणु द्रव्यमान 127.60। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ये बार बार मैं बता रहा हूं। चलिए, ये किस प्रकार से होते हैं? ये रवेदार ठोस एवं काला, क्या है? काला भूरा चूर्ण है। काला भूरा क्या है भाई? चूर्ण है। ये क्या है? रवेदार ठोस काला भूरा चूर्ण देखने को मिलता है। चलिए, तो परिचय हो गया। अब इसके उपयोग की हम बातें कर लेते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ज़्यादातर उपयोग इसको धातु कर्म में किया जाता है। धातु कर्म मेटलर्जी में, कहने का मतलब धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। धब्बा रहित इस्पात में, धब्बा रहित इस्पात में धब्बा रहित इस्पात में इसका उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु निर्माण में, मिश्र धातु निर्माण में, मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए, मिट्टी के बर्तनों को क्या करने के लिए? कलर करने के, रंगने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। सीडी डीवीडी के निर्माण में, सीडी डीवीडी के निर्माण में भी इनका उपयोग करते हैं भाई, ठीक है। ये सारे क्या है? इनके उपयोग हैं। तो ये हो गए आपके 6, और ये एक बच जाता है जिसको हम कह सकते हैं 7। क्या है? 7वें नंबर और अंतिम नंबर में क्या है? पोलोनियम। क्या है? पोलोनियम। और जिसको PO से डिनोट करते हैं। चलिए, इनकी खोज को लेकर अगर बातें करें तो खोज किसने किया था? मैरी क्यूरी। किसने किया था भाई? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने 1898 में इसकी खोज की थी, ठीक है। परमाणु क्रमांक 84 और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 209, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 84 209, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं। श्वेत वर्णी
श्वेत वर्णी के समान दिखता है। साथ ही साथ उच्च रेडियो एक्टिव है ये, उच्च हम रेडियो एक्टिव जो है पदार्थ पढ़ चुके हैं। रेडियो सक्रियता वाले तत्व है, क्या है? तत्व है। उच्च रेडियो सक्रियता वाले क्या है? तत्व पद। चलिए यहीं पर लिख देता हूं इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इनकी परिचय लिख देता हूँ, ये इनका उपयोग है। उपयोग कहाँ कहाँ पर किया? अल्फा कणों का उत्सर्जन हेतु, अल्फा कणों के उत्सर्जन में इसका उपयोग किया जाता है। अनुसंधान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। आदियों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 क्या है भाई? ये 7 क्या है? आपके उपधातु है। ठीक है, और ये 7 के साथ हम क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर क्या हो गए? ये सभी समाप्त हो गए। चलिए, तो यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं और ये पूरी कहानी हो जाती है आपका खत्म। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये तीनों आज हो जाते हैं आपका समाप्त। अब इससे संबंधित एमसीक्यूज देखेंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें यदि कुछ ठीक है एक्स्ट्रा होगा तो उसको उसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, हालांकि ये तो पूरा मैं बता चुका हूँ, 5 क्लास में सभी चीज़ जो है लगभग कवर हो चुके हैं। आपको जो भी चाहिए था मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में, वो लगभग कवर हो चुका है। अब जब एमसीक्यू देखेंगे तो उसमें पता चलेगा, अगर कुछ भी उसमें और होता है एक्स्ट्रा तो मैं वहाँ पर उसको बता दूंगा। फिलहाल तो ये हो चुका है आपका समाप्त। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट क्लास इससे संबंधित एमसीक्यू होगी, तब हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।